तो प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो चुका था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का जब बैटरी लगा देंगे तो धक 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 फ्लो होना, जिसे जूं जैसा मान लेना, इसके ऊपर अच्छी तरह बहस हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये पता चल गया, जैसे मैंने एक आपको वॉइस भी भेजी थी, एक वॉइस सॉरी, जिसमें ये कहा गया था कि लंबी कहानी है पोटेंशियल डिफरेंस लगाने और करंट फ्लो होने के बीच। मैं शॉर्ट रन बताता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस लगाना माना जाएगा बैटरी लगाने को, तो अप्लाई द बैटरी, अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। वो अंदर इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और फिर वो अपने फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्हें ले जाने की कोशिश करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन में एक्सेलेरेशन डेवलप हो जाएगा और स्पीड बढ़ानी चाहेगी पर बढ़ नहीं पाएगी। बताओ क्यों? हाँ, बार बार पॉजिटिव आयन से टक्कर मारने का। इस कारण वो झूम वाला मोशन ना होके धक 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 वाला मोशन होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू वेरी स्मॉल कांस्टेंट मोशन, विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम ये कह सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन वास्तव में तो धक 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 धक, पर कैन बी एज्यूम देयर इज नो इफेक्ट बाय एज्यूमिंग इट, जो ऐसे चल रहे हैं, यानी चार्ज का फ्लो, यानी करंट फ्लो, यानी इस करंट का इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जरूर रिलेशन है। तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग, या तो पिछली वीडियो में आपने लिख दी होगी हेडिंग, अब लिख दो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नहीं लिख दो, पॉज करके लिख दो पहले। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, वर्ड में लिखना पूरा एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप लिखना आई और वीडियो, आप वर्ड में लिखना पूरा, ओके। अरे फिर बोल देता हूँ एक बार, इलेक्ट्रॉन्स वास्तव में धक 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 करते हुए जा रहे हैं। इन्हें कांस्टेंट एज्यूम कर लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इट इज़ ओनली एज्यूम, ठीक है। घड़ी की सुई का एग्जाम्पल दिया था मैंने, टिक 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 और जूं, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक। तो कांस्टेंट मोशन से जा रहे हैं ऐसा मान लेने से कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, पर रास्ते सारे खुल जाएंगे। कंसीडरिंग ए कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड इलेक्ट्रॉन हैं से बहुत सारे, कितने होंगे? तो यूनिट वॉल्यूम ले लो, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। कंसिडरिंग ए कंडक्टर of cross sectional area A and having n small n free electron density या number of free electrons per unit volume, ओके। और अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे। एवरी इलेक्ट्रॉन मूव्स opposite to current with constant speed v, क्लियर? तो Vd का मतलब स्पीड, तो 40 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 40 मीटर चल लेता है। Vd मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में Vd चल लेता है। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुंह पे आ चुके हैं, ये एक सेकंड में कितना चल लेंगे? तो यहाँ पहुँच जाएंगे Vd। और एरिया ए, तो एरिया ए और एक सेकंड डिस्टेंस Vd, कितना वॉल्यूम इंसर्ट हो गया? A इंटू वी डी, एक सेकंड में बस, ओके। फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखोगे? कंसिडरिंग ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड हैविंग n free electron density and Vd is the drift velocity of each free electron, then यहाँ तक पॉज करके लिख सकते हो पहले, अच्छा रहेगा। then volume passed in 1 second A into Vd, इतना वॉल्यूम पास हो जाएगा।
और यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, इतने वॉल्यूम कितने रहेंगे, इंटू n कर दो, इतने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे किसी एक जगह से, इस n से या किसी भी जगह से। Therefore number of free electrons passed from any place is equal to n a v। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन किसी जगह से पास होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है ई, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁷ कूलम, ये मान लो फिर उसको। Therefore charge flown in 1 सेकेंड, एक इलेक्ट्रॉन जाता है ई चार्ज चल जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन चलेगा एक सेकंड में, इंटू ई करता NEAVD, चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड, इतना चार्ज फ्लो हो गया किसी जगह से, एक सेकंड में इतना चार्ज फ्लो हो गया। अरे यही तो इलेक्ट्रिक करंट, एक सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज, एक सेकंड फ्लो होने वाला चार्ज को तो बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द करंट। चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड इज दिस, बट बाय डेफिनेशन this is electric current, I, therefore I is equal to NEAV। formula also should be learned, as electric current with the velocity is a relation between current and diff velocity। समझ आ गया। है डालेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो जैसे आपने देखा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, वो हर फील्ड टर्न पर फोर्स आता है, फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन से उनकी स्पीड बढ़नी चाहिए परंतु कॉलिजन्स के कारण वो बढ़ नहीं पाती और कांस्टेंट स्पीड ही मिल पाती, ठीक है, और वह एक तरफा मोशन शुरू हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाता है। ये लंबी श्रृंखला आपको मैंने 2-3 बार खड़े खड़े बताया, इससे पहले वॉइस उसमें बताई थी रिकॉर्डिंग में। तो वोल्टेज अप्लाई करने से करंट फॉलो होने तक ये लंबी श्रृंखला पूरी यूज। फिलहाल ओम ने क्या कहा, ओम्स लॉ क्या है कि अप्लाइड वोल्टेज और फाइनली फ्लोइंग करंट का जो रेशियो है V/I, किसी कंडक्टर पे क्या अप्लाई करा, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, इससे क्या हो गया, करंट डेवलप। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा एक बार जो तय हो जाएगा कांस्टेंट, बशर्ते ये फिजिकल स्टेट वगैरह इसकी चेंज ना हो, जैसे आसपास का टेम्परेचर ना बदल दें। हम देखते हैं टेम्परेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रभावित होगी थी इससे पहले वाली वीडियो में, इसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह ये चेंज ना कर दें, कोई भी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाके V और I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। पास में आ गया, लिखिए स्टेटमेंट हेनरी ओम्स लॉ के आगे। अब आपको स्टेटमेंट लिखना है, सुन लें अच्छी तरीके से, चाहे दोबारा सुन लें 10 सेकंड पीछे करके, 20 सेकंड फिर दोबारा क्लिक मत करना, व्यूज़ बढ़ जाते हैं फिर मुझे दिक्कत होती है। और जब ये पब्लिक के लिए खुलेगी बाद में तब खुलेगी, फिलहाल तो एक सिर्फ मेरे अपने बच्चों के लिए, ठीक है, और मेरे बच्चों से मेरा यही कहना है कि मेरे बच्चे बन के रहें, ओके। बाद में फ्यूचर में पब्लिक के लिए खोली जा सकती है, पर फिलहाल ये अपने बच्चों के लिए। तो ओम्स लॉ हेड डाल के आप क्या लिखेंगे,
if there is no change in any physical state of a conductor as temperature, then the ratio of potential difference applied across it to the current flowing through the conductor is constant. ये इसका स्टेटमेंट दोबारा सुन लेना तब लेना। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट वैल्यू ना V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रूफ चलिए जी प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर है, कोई स्टेप्स याद रहने चाहिए। कई बार बोल लेने के बाद फिर बोल रहा हूँ। सबसे पहले वोल्टेज लगा देंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, वो हर फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हो जाएगा, एक्सीडेंट डेवलप होगा, परंतु टकराव के कारण एक्सीलरेटेड मोशन ना मिल पाएगी, उसको कांस्टेंट मोशन मिलेगा जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से करंट डेवलप हो जाता है। तो अप्लाइड वोल्टेज से हमारी कहानी शुरू होती है, ठीक है जी। तो L लेंथ का आप कंडक्टर एज्यूम करना, और जो उसमें करंट फ्लो होगा उसका जो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे अंततः, तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो गया। तो वो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? जैसे अगर ये प्लस और माइनस है तो यूं भी है करंट ऐसे में, तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाओगे, ऐसे वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वास्तविक मोशन धड़ 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 वाला है, ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं बस वी डी से। तो ये चीज़ आप मान लें, और 3-4 लाइन छोड़ के I इज इक्वल टू N E A V D, और 3-4 लाइन में क्या लिखना है उसके बाद समझे आराम से। जो जो नजर आ रहा वो लिख दो, कम से कम समझो। कंसिडरिंग ए कंडक्टर ऑफ लेंथ A एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं लिखा करते, ठीक है। इफ n इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन करंट इन द कंडक्टर I इज इक्वल टू NE। कुछ चीज छूट गई तो अब बता दो कॉमन लगा के, वेयर वीड इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। जो चीज छूट जाती है बाद में बता दिया, ठीक है, या फर्स्ट टाइम जैसे जो पड़े तब बता देगी जी वेयर वीड इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ चीज छूट गई तो काटाफाटी नहीं करनी चाहिए हमें, उस जरूरत जब पड़ेगी तब लिख देना उसको। ये तो कंसिडरिंग एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L लिख के शुरुआत हो जाती है, बेहतर शुरुआत। फिर जोड़ने की सारी बातें उस पैराग्राफ में आएंगी, बाद में बता सकते हो, ठीक हो गया तुम्हारा। इक्वेशन नंबर 1 तक आप उस पैराग्राफ की पूरी तैयारी करो। मैं एक बार और बोल देता हूँ। कंसिडरिंग ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड लेंथ L, potential difference V is applied across it. Due to this, current is I is flowing through it. If Vd is the drift velocity of each field electron, then I is equal to NEA Vd. सब आ गया सब। और आपके द्वारा लिखते कुछ छोड़िए तो बाद में बताया ना उसको, तो कोर्स को बता दिया। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे बच्चों। और अब यहाँ से अपनी लंबी श्रृंखला स्टेप वाइज चलते रहो, ओम स्लो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, अपने आप। चलिए कहाँ से शुरुआत करनी है? वोल्टेज से। वोल्टेज आपने लगा दिया, तो वोल्टेज लगाने से क्या है अगला स्टेप? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे निकालना है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर E इक्वल, तो क्या संबंध है अप्लाइड वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड का?
E इज इक्वल टू V अपॉन डी, डी कहाँ है L, इतना अप्लाइड वोल्टेज से इतना फील्ड डेवलप, इतना फील्ड डेवलप होने से अगला स्टेप क्या है, हर इलेक्ट्रॉन पे ये फील्ड फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगला स्टेप है लिखिए, फोर्स experienced by each free electron in this field. Force on each free electron in this field. F is Q into E होता है, फिर अपनी चार्ज Q की वैल्यू E रख दोगे, E into E जो F ऑन Q फॉर्मूला है ना, पर E का क्या निकाल चुके हो, V by इतना फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पे लगा। अगला स्टेप, फोर्स लगने से क्या उत्पन्न हो जाएगा उनमें, एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ आप निकाल चुके हो, ई वी अपॉन एफ और अपॉन में एम, इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। अब यहां से आप काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं कि इस एक्सेलेरेशन से स्पीड कंटिन्यूस नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, हाँ टक्कर होएगा, ठीक है, किससे, पॉजिटिव आयन से, ठीक है, हंस क्यों रही है फिर, ओके। भाई कृष्णा और आशुतोष साहू, ये एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन तो इसमें है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ेगी, बार बार टक्कर होगा। तो भाई दो टक्करों के बीच में तो स्पीड बढ़ेगी, एक टक्कर होगी, फिर इसकी बढ़नी शुरू हुई, दूसरी टक्कर तक तो बढ़ेगी ना, बस यहीं पे अब आपको चिंतन करना, समझ रहे हो, और समझाना भी है, समझाना भी है। पोटेंशियल डिफरेंस लगाते ही जस्ट पहले का बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन टन 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 तारा के हिसाब से चल रहे थे, और बैटरी लगाते ये एक्सीलरेशन फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप, तो रैंडम मोशन था, वो तो इनिशियल स्पीड है, और ये एक्सीलरेशन उन्हें एक तरफा एक्सीलरेट करने की कोशिश करे। इस चीज़ को अब यहाँ बहुत बेहतर अंदाज में एक पैराग्राफ में समझाना पड़ेगा। सुनिए इसके बाद क्या लिखा, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट continuously increased, okay, due to collisions with positive ions again and again, ठीक है। now if u1 u2 dot 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 un, capital N total free electrons और small n unit volume number of electrons, टोटल मान लिया कैपिटल u1 u2 डॉट डॉट आर थर्मल स्पीड्स, थर्मल स्पीड्स, ठीक है, एंड टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3 डॉट 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 टॉ n और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन्स के बीच का लेने वाला टाइम, इस दौरान तो स्पीड बढ़ेगी कि इस दौरान कोई टक्कर नहीं हुई, वो दौरान वाला टाइम ही टॉ, किसी के लिए टॉ 1, किसी लिए टॉ 2, किसी लिए टॉ 3, क्यों, तो पहले से ऐसा चल रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड से और तेज चला दिया, वो तो दो टक्कर में तो फटाफट टाइम ले लेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, वो तो उल्टा चल रहा होगा, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो इधर मुड़ेगा, वो ज़्यादा टाइम लगेगा चलने में, तो कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई धीमा टाइम लगेगा। सो एज्यूम इंडिविजुअली सेपरेट टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3, ठीक है। देन
काइनेमेटिक्स लगा सकते हो, दो टकरोगे 20 के टाइम उस दौरान बढ़ी है स्पीड। u1 प्लस ए टॉ वन का मतलब क्या हुआ, एक टक्कर के बाद ये फाइनल स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी से पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये निश्चित स्पीड थी, इतना एक्सेलेरेशन लगने से इतने टाइम में इतनी स्पीड एक्वायर कर लेगा। दूसरा वाला u2 प्लस ए टॉ टू तीसरा चौथा, और लास्ट वाला un प्लस ए टॉ एन कैपिटल एन। इनमें कुछ नेगेटिव भी होंगे, जिसका un बहुत ज़्यादा रहा उल्टा वो धीमा ही हुआ होगा बस। इन सबका जो एवरेज आ जाएगा वो डिफ वेलोसिटी है। तो अधिकांश तो इसमें एक तरफ आएंगे ना पॉजिटिव, सबको ऐड कर दो डॉट 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 और डिवाइडेड बाय टोटल, ये आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, फिर सुन लीजिए एक्सीलरेशन तक तो आप एक सांस में निकाल दो, एक्सीलरेशन के बाद क्या लिखें, ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन्स स्पीड डज नॉट कंटिन्यूअसली इंक्रीज ड्यू टू collisions with positive ions again and again. If u1, u2, dot 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 un are thermal speeds, tau 1, tau 2, tau 3, tau n are time of relaxation या time between two consecutive collisions. Okay, then drift velocity Vd is this. ज़रा इस बात को अच्छी तरह से चिंतन करना, जब आप इसको रिवाइज करोगे वीडियो बंद करने के बाद सोचना क्या क्या हुआ। इस एवरेज को ही तो हम कह रहे हैं कि अधिकांश इस एक्सेलरेशन के कारण अधिकांश सबकी स्पीड अधिकांश एक तरफा हो चुकी है, उसका एवरेज ले रहे हैं, वही वीडी। ओके, एन का एवरेज समझ आया। ये यूज एक तरफ कर लो सारा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 u, इसमें n का अलग से, और बाकी जो बचा a tau 1 a tau 2 a tau, उसमें a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा tau 1 प्लस tau 2 प्लस डॉट 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 अंत में tau, और डिवाइड बाय n तो उसमें जाएगा। ठीक है, थर्मल स्पीड बैटरी लगाने से पहले वाली, इनका एवरेज क्या है? अरे जितने इधर जाए टन टना टन 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 टारा, उतने इधर टन टना टन 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 टारा, जीरो। थर्मल स्पीड जीरो ही थी, जीरो प्लस ए, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालो उसके लिए, कोई जल्दी टक्कर मारता, कोई धीरे टक्कर मारता, इनका एवरेज सबके टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का एवरेज तो है, सबको जोड़ दिया, एन से डिवाइड दे दिया, तो एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बता देना, वेयर टॉ इज इक्वल टू tau 1 प्लस tau 2 प्लस डॉट 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 tau n अपॉन n, कॉमा एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्लियर? अब आप एक बार तो वहाँ वहीं भटक गई थी ना कहानी, वो लंबी श्रृंखला ए भटक गई थी, अब रुक गई, अटकनी थी जब टक्कर लग रही थी बार बार, तो यहाँ तक तो लाने था एडजस्ट करके, अब एक बार रुक। Vd इज इक्वल टू ए टॉ, ए इक्वल क्या निकले, EV अपॉन ml इनटू टॉ, यह आ गया आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कुल मिला के लंबी श्रृंखला के तहत इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफा कांस्टेंट स्पीड से चले। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 तैयार थी, Vd की कमी थी, बस फटाफट से में रखो, ओम्स लॉ प्रूफ करो, दैट्स ऑल, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, वो श्रृंखला याद नहीं हुई, मैंने कहा अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस, फिर क्या होगा, और आप करो तब कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो नो फ्रॉम 1 या पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, I इज इक्वल टू n e a और Vd वैल्यू E v
टॉ अपॉन एम एल हो गया आपका काम। क्या प्रूफ करना था? ओम्स लॉ, यानी वी अपॉन आई का रेशियो निकालना था, कांस्टेंट प्रूफ करना। तो भैया ये रहा वी और ये रहा आई, उस वी के नीचे सही कर लिया और देख लो कांस्टेंट आ रहा कि नहीं आ रहा। Therefore v upon I is equal to तो नहीं गया, ठीक है। v अपॉन I is equal to, तो यहाँ से ml पर आ जाएगा, ml अपॉन n नीचे आ जाएगा, e स्क्वायर a टॉ। अगर एक कंडक्टर ले रखा है तो इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है कि बदलता बदलता रहता है? कांस्टेंट है। गिवन कंडक्टर फिजिकल स्टेट लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ए फॉर गिवन कंडक्टर एंड टॉ एवरेज दिया हुआ है, ना कि पर्टिकुलर्स। एवरेज तो कांस्टेंट ही हो सकता है। एवरीथिंग इज कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर, नॉट ऑल कंडक्टर्स, दे हैव डिफरेंट एल एंड डिफरेंट ए, ओके, इज कांस्टेंट। समझाओगे? Then complete right hand side is constant for given conductor at constant physical states. So V upon I is equal to constant. This is Ohm's law. ठीक है, ये तो हो गया ओम्स लॉ और उसका प्रूफ। इसी मोड पे जरा बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, उस पर आइए। अब मत कहना सर रुक जाओ, भी नोट नहीं किया। अब वो जमाना गया, अब तो रिप्ले करो, 10 सेकंड पीछे दोबारा देखो। ये बात और भी है, मान लो कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी ऑफलाइन में, कि सर जो मेरी एज है मैंने आपको समझा दिया, फिर आपने कहा सर एक बार और समझा दीजिए, तब तक मैं 1-2 मिनट बड़ा हो चुका होता, मेरी उम्र 1-2 मिनट बड़ी हो गई। और अब क्या फ़ायदा ऑनलाइन में? समझ रहे हो? जिस एज मैंने तुम्हें पढ़ाया उसी एज को बार बार दे सकते हो। दोबारा पूछोगे तो मैं थोड़ा कुछ सेकंड या कुछ मिनट बड़ा हो गया तब लाना पड़ता है। समझ रहे हो? देखो जी प्यारे बच्चों, ये V जो वोल्टेज अप्लाई करते थे, और ऐसा करने से लंबी श्रृंखला के बाद जो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता था, इसका रेशियो कांस्टेंट प्रूफ कर दिया। इसमें L और A को अलग कर लो जरा, L और A को, ये क्या बचा? M अपॉन N E स्क्वायर टॉ। पास में आई, ये कंडक्टर था, ठीक, इसको तोड़ दिया तो लंबाई, या और भी तोड़ दिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया लंबाई दोनों चेंज होगी। लिहाजा L और A के चेंज होने से ये रेशियो क्या हो गया? इसी रेशियो को आने वाले टाइम में 10th में पढ़ रखा आपने, दिस रेशियो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अभी तो मैं लिखा ही नहीं कुछ, पर आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट किसी कंडक्टर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर अलग अलग हो जाए। इसका ये V अपॉन I का रेशियो यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अलग अलग टुकड़े का अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इनके L और A चेंज हो जाएगा। परंतु अगर आपने इसका एक टुकड़ा तोड़ के बाहर निकाला, तो जब ये पूरा टुकड़ा था, पूरा कंडक्टर था, तब जो इलेक्ट्रॉनिक मास था, इस टुकड़े को अलग कर देने पे इलेक्ट्रॉन का मास का चेंज हो गया? नहीं हुआ।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये पूरे कंडक्टर में, ये यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसमें थे वो इसमें थे, हर जगह यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही हैं, ये भी चेंज नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ टुकड़ा तोड़ देने पर अलग हो जाएगा, वही रहेगा। और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, दो टकरों के बीच लेने वाला टाइम कांस्टेंट। अन्य एटम्स कहाँ हैं इसका थोड़ी पता है कुछ? भाई ये तो एक सुपर पार्ट हो गया, ये सारा पार्ट रेजिस्टेंस है जो कि कंडक्टर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर अलग अलग हो सकता है। पर ये तो इस रेजिस्टेंस का ऐसा विशेष भाग हो गया जो टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो हर टुकड़े का एक जैसे ही रहेगा, जो पूरे कंडक्टर का वही हर टुकड़े का, समझ रहे हो? तो ये तो पूरा रेजिस्टेंस है, और ये स्पेशल रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तांबा लिया आपने कॉपर, और टुकड़े, उसको कुछ रेजिस्टेंस था, उसे आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े का रेजिस्टेंस भले ही चेंज हो जाए, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर टुकड़े का वही रहेगा जो पूरे कंडक्टर का था। मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल चेंज करोगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अगर गिवन मटेरियल है तो कर दो टुकड़े टुकड़े, हर एक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो विशेष तौर पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो होगी। उसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसी वक्त गरम गरम हालात में ही बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अच्छी तरह देख के एक साथ अच्छे इसके नोट्स तैयार कर लें, और बी अलर्ट, सावधान रहें अगली वीडियो के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जब मेरा फ़ोन आ गया मैं उसको बंद करता हूँ, तो यहाँ तक अपडेट कर लें।